तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में फीफा महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा स्पेन ने। और ये तो आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया, फीफा महिला विश्व कप 2023 कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। इस बार ये इसका नवा संस्करण था। तो जीता किसने? स्पेन ने। और उप विजेता कौन रहा या स्पेन ने किसे हराया? तो इंग्लैंड को हराया। और स्पेन इसे 1-0 से जीता है। और इसमें वो एकमात्र गोल किसने किया? तो स्पेन की जो कप्तान है ओल्गा कार्मोन, उन्होंने वो एकमात्र गोल किया जिसने इनको विजेता बनाया। और स्पेन की महिला टीम, इसने पहली बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता है। आज तक इसने कोई भी खिताब नहीं जीता, ना ब्रोंज, ना सिल्वर, ना गोल्ड। तो इसने पहली बार खिताब जीता, मतलब पहली बार चैंपियन बनी है ये, और पहली बार में इसने गोल्ड ही जीता है। वैसे स्पेन की पुरुष टीम वो भी एक बार चैंपियन रह चुकी है। तो आप यूं भी कह सकते हो, देखो कि पुरुष और महिला दोनों में विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है ये स्पेन। तो पहला कौन सा था? पहला जर्मनी था। बात समझ में आई? बाकी देखो, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला, गोल्डन बॉल अवार्ड और गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे मिला। इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, तो ध्यान रखना। जैसे कि गोल्डन बूट अवार्ड मिला है जापान की हिनाता मियाजावा को। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है एटाना बोनमाटी को, जो स्पेन की हैं। और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है मेरी इयरप्स को, ये इंग्लैंड की हैं। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आंसर होगा 4। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 की, जो कहाँ पे हुई? अभी जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। ये इसका 46 नंबर का एडिशन था। इसमें भारत ने टोटल 14 मेडल जीते हैं। इसमें से 4 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हो गए और 7 ब्रोंज हैं। अब ये 4 गोल्ड किसने किसने जीते, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। देखो, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, इस साल तो ये चैंपियनशिप हुई जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में, लेकिन पिछले साल ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? बुल्गारिया में। और यहाँ पे आपको याद होगा, जो भारतीय रेसलर हैं अंतिम पंघाल, उन्होंने गोल्ड जीता था। और इस तरह से इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी। और इस बार भी उन्होंने गोल्ड ही जीता है। और हमने पढ़ा भी था कि लगातार 2 बार इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई? अंतिम पंघाल बन गई है। 53 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है इन्होंने। अगर वर्ग या कैटेगरी भी आप जानना चाहो तो मैं आपको बता दूं। बाकी 3 गोल्ड कौन लेकर के आए? तो प्रिया मलिक 76 किलोग्राम कैटेगरी में, एक सविता 62 किलोग्राम कैटेगरी में, और मोहित कुमार 61 किलोग्राम कैटेगरी में। तो ये इस तरह से 4 गोल्ड हमारे पास आए। चलिए फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में अंडर 17 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ये भारत की स्क्वैश प्लेयर है, जिन्होंने भी एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। इन्होंने फाइनल में हांगकांग की एना कोंग को हराया है। वैसे आपको याद दिला दूं, पिछले साल इन्होंने थाईलैंड में हुई इसी प्रतियोगिता में अपना पहला गोल्ड जीता था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर होगा हनी डबास। लेकिन बात करें कि वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। और भारत के लिए ये पहला गोल्ड जीता है हनी डबास ने। इनके अलावा राहुल जोगराजिया ने सिल्वर जीता है। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज तक इस चैंपियनशिप में भारत ने न तो कभी गोल्ड जीता, न कभी सिल्वर जीता। इससे पहले भारत ने 2021 में केवल ब्रोंज मेडल जीता था। और इस बार हमने इतिहास रचा, गोल्ड भी जीत लिया और सिल्वर भी जीत लिया। और दोनों नाम मैंने आपको बता दिए। हनी डबास ने तो गोल्ड जीता और राहुल ने सिल्वर जीता। तो इनके नाम जरूर याद रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चेस वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन रहा? तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। तो बात हो रही है 2023 फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन रहे। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दूसरा स्थान पे कौन है या रनर अप कौन रहे, उप विजेता कौन है? तो आर प्रज्ञानंदा। ये भारतीय चेस प्लेयर हैं। और आपको बता दूं, ये इस चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले, या यूं कहूं कि दूसरे स्थान पे, या यूं कहूं कि फाइनल में पहुंचने वाले
विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे भारतीय बन गए हैं? तो ये नाम आप जरूर याद रखना, ये प्रश्न बनेगा एग्जाम में। और तीसरे स्थान पे कौन रहे वो भी जान लो, फेबियानो कारुआना, ये अमेरिका के हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर आप सबको पता है, हमारा भारत। तो भारत के चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया, चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर दी है और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। वैसे मैं जानता हूं ये सब आपको पता है, मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 23 अगस्त के दिन भारत के हर घर में बस चंद्रयान 3 की बातें हो रही थी और शाम के 6 बजने के बाद जब सफल लैंडिंग की खबर फैली तो आप सभी के चेहरों पे मुस्कान आई होगी। तो वैसे तो हम कहेंगे कि चांद पर रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर उतरने वाला भारत चौथा देश बन गया, लेकिन चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बना है। तो अब विक्रम लैंडर उतरा है और उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और चांद पर छानबीन करेगा। ये रोवर जो होगा इसका वजन 26 किलो है और रोवर के पहिए पे अशोक स्तंभ और इसरो का चिन्ह है। तो जब भी वो आगे बढ़ेगा वो चिन्ह चांद की सरफेस पे उकरते जाएंगे, रोवर आगे बढ़ता जाएगा, उसके निशान पीछे छूटते जाएंगे। और ये लैंडर और रोवर 14 दिनों तक काम करेगा, क्योंकि चांद को पूरी रोशनी केवल 14 दिनों के लिए ही मिलेगी और चांद और रोवर के पावर बैकअप की क्षमता 14 दिनों की है। बाकी तो मैंने आपको कई बार बताया है, हमारा जो चंद्रयान 3 है लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और कब लैंड किया? 23 अगस्त 2023 को। भारत का ये तीसरा मून मिशन है। पहला 2008 में गया था, दूसरा 2019 में। और पहला वाला जब 2008 में गया था तो कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था? PSLV C11। दूसरा वाला 2019 में गया था किस रॉकेट से? GSLV Mark 3 M1 से। और अभी जब ये तीसरा वाला लॉन्च हुआ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, किस रॉकेट से? LVM-3M4, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अभी आपको याद होंगे, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा। अभी भारत का सूर्य मिशन भी लॉन्च होगा, आप सबको पता है क्या नाम है? आदित्य L1। लेकिन मेरा प्रश्न यह है इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, बताओ। चलिए फिर बताइए, हाल ही में भारत ने कहां पर पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की? तो आंसर होगा लेह। तो अभी भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा ये लेह लद्दाख में शुरू हो गई है। इसे शुरू कौन कर रहा है? NTPC, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और NTPC यहाँ पे टोटल 5 हाइड्रोजन बसों का संचालन करेगी और इसमें अशोक लेलैंड की भागीदारी भी है, क्योंकि उसी की कंपनी की बसें हैं। इसमें एक बस की कीमत 2.5 करोड़ रुपए है और NTPC ने कहा कि वो अपनी CSR बजट के माध्यम से परियोजना का वित्त पोषण करेगा। अच्छा, हाइड्रोजन की कई बार हम लोग बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? पहले हम इसकी बात कर लें। तो हेनरी कैवेंडिश नाम याद रखना। और हाइड्रोजन के कितना आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक होते हैं? तो आंसर होगा 3। आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया? मतलब उनकी परमाणु संख्या तो सेम होती है पर परमाणु भार अलग अलग होता है। तो 3 कौन कौन से? जैसे कि 1H1, 1H2 और 1H3। क्या क्या बोलते हैं? 1H1 को आप प्रोटियम बोलते हो, 1H2 को ड्यूटेरियम और 1H3 को ट्राइटियम। चलिए फिर बताइए, हाल ही में DG यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गोपीनाथ बारदोलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये कहां पर है? ये एक प्रश्न बन जाता है आपका स्टैटिक प्रश्न। तो देखो, आधुनिक असम का संस्थापक किन्हें कहा जाता है? अगर ये आपको पता है तो गोपीनाथ बारदोलाई के कहा जाता है। तो इससे आप पता लगा लोगे कि किस राज्य में है ये हवाई अड्डा। असम में, असम की कैपिटल गुवाहाटी में। और ये अभी DG यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा बन गया है। अब आपके मन में आएगा DG यात्रा ये क्या सिस्टम है? तो वैसे ये मैं आपको अलग से करंट अफेयर्स में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से सुनो। देखो, जब आप एरोप्लेन वगैरह में ट्रेवल करते हो तो उससे पहले आपको एयरपोर्ट पर काफ़ी सारी सिक्योरिटीज़ के थ्रू होकर निकलना पड़ता है, काफ़ी सारी चेकिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम को कम करने के लिए सरकार एक नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई, जिससे ये लगने वाला समय बहुत कम हो गया। इसमें मतलब क्या होता है? आपका चेहरा ही आपकी पहचान होती है। तो बस आपका चेहरा आपका ID प्रूफ, वैक्सीन प्रूफ, बोर्डिंग पास के रूप में काम करेगा, जिससे हर टच पॉइंट पे आपको देर तक रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे आपका चेहरा स्कैन होगा, आपकी सारी डिटेल उनके पास चल जाएगी।
अगर सब ओके होगा तो आपको आगे भेज देंगे, ओके नहीं होगा तो आपको वहीं रोक देंगे, फटाफट हो जाएगा काम। तो इसे लॉन्च कब किया गया था? 1 दिसंबर 2022 को। और एक लाइन में अगर आपको याद रखना है कि इसका उपयोग क्या है, तो एयरपोर्ट पर बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेकिंग में मददगार साबित होता है ये। तो एक तो ये आपको समझ में आ गया, ये स्टैटिक भी याद रखना, ये हवाई अड्डा कहाँ पर है? असम में है। इसी तरह से जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये पटना में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा मिलेगा आपको वाराणसी में, और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये लखनऊ में आपको मिलेगा। और वैसे हमारे एविएशन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इनके पास स्टील मंत्रालय भी है, ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो पानी की कमी के संकट को दूर करने के लिए अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? MK स्टालिन। इन्होंने एक अत्याधुनिक विलवणीकरण संयंत्र, इंग्लिश में बोलोगे तो डिसैलिनेशन प्लांट, इसकी आधारशिला रखी है। अच्छा, क्या मतलब हो गया इसका? डिसैलिनेशन का मतलब विलवणीकरण, क्या मतलब हो गया इसका? तो समुद्र का जो खारा जल है उसे नमक रहित करने की प्रक्रिया को डिसैलिनेशन कहा जाता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे इस प्लांट में क्या होगा, जो समुद्र का पानी, खारा पानी है, उसे पीने योग्य यानी कि मीठा पानी बनाया जाएगा उसका। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा। इसकी कैपेसिटी होगी 400 मिलियन लीटर पर डे। इतना पानी यहाँ पे साफ किया जाएगा। और इसको लागत बनाने में कितनी आने वाली है? तो 4276.44 करोड़ रुपए। और इसे जीका यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया जाएगा। तमिलनाडु में भी कहाँ पे? तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में इसे बनाया जाएगा और कहा जा रहा है कि 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए फिर बताइए, अभी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो याद रखना, ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है। कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। किसने लॉन्च किया? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और इस स्कूल का नाम क्या रखा गया? शांतिगिरी विद्यालय। तो इस स्कूल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए। चलिए फिर बताइए, भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर जिसका नाम है CSIR PRIMA ET11, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो याद रखना, ये भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है जिसका नाम है CSIR PRIMA ET11, जिसका निर्माण किया सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में है। तो लॉन्च भी कहाँ पे किया गया होगा? वहीं पे, यानी कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में। CSIR की पहले बात करते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फुल फॉर्म हो गई और स्थापना होती है 1942 में। इसके प्रमुख होते हैं कौन? भारत के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंसर होगा नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसे राष्ट्र प्रतीक, नेशनल आइकन के रूप में घोषित किया? अभी तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो याद रखना, अभी सचिन तेंदुलकर को चुनावी प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्र आइकन के रूप में चुना गया है। 3 साल के लिए उन्हें चुना गया है। तो मतलब वो मतदान के बारे में, वोटिंग के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। और आपको याद होगा, इसी तरह से पिछले साल 2022 में नेशनल आइकन बनाया गया था किसको? पंकज त्रिपाठी को, जो एक्टर हैं। अच्छा, सचिन से 2 पॉइंट आपको याद आएंगे करंट अफेयर्स के, कि अभी सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर चुना था सचिन तेंदुलकर को। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया था सचिन तेंदुलकर को। और बाकी चुनाव आयोग की अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950। इसीलिए तो 25 जनवरी को आप नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। अच्छा, वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। और कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। चलिए फिर बताइए कि अभी BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़ को। तो BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने अभी राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। BPCL की स्थापना होती है 1976 में।
हेडक्वार्टर मुंबई में है और सीएमडी कौन है? जी कृष्ण कुमार है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा प्रकाश श्रीवास्तव। तो अभी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? AK गोयल का स्थान लिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों में न्याय प्रदान करने के लिए इसे राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के तहत भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी 5 क्षेत्रीय पीठें हैं। कहाँ कहाँ? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी में। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे मनोज यादव, भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल बने 25वें नंबर के राकेश पाल और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? नितिन अग्रवाल। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा श्रेथा थाविसिन को। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं श्रेथा थाविसिन। तो इनका नाम याद रखना। वैसे आप जानते हो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है और बैंकॉक से करंट अफेयर्स का प्रश्न याद आएगा आपको। इसी साल नवंबर 2023 में 3रा विश्व हिंदू सम्मेलन होगा बैंकॉक में, ये याद रखना। बाकी यहाँ की करेंसी थाई बहत है और प्रधानमंत्री तो ये बनी गए श्रेथा थाविसिन। अच्छा, थाईलैंड के साथ भारत कोई एक्सरसाइज करता है क्या? मिलिट्री एक्सरसाइज? तो आप कहोगे हाँ करता है, सिट मैक्स एक्सरसाइज। लेकिन इसमें 3 देश होते हैं, S से सिंगापुर, I से इंडिया और T से थाईलैंड। ये ध्यान रखना आप जरूर। बाकी अभी जानते हो लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने एडगर रिंकेविक्स और ये अभी यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति भी चुने गए। बाकी ग्रीस के प्रधानमंत्री बने अभी किर्याकोस मित्सोताकिस और फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने थे ये पेटेरी ऑर्पो। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसने किसकी अध्यक्षता में बैंक धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया? तो आंसर होगा सुरेश N पटेल। तो अभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है और इस बोर्ड का काम क्या है? बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तर पर जांच करना। और इसकी अध्यक्षता करेंगे पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? सुरेश N पटेल। अब आप पूछोगे अभी नए कौन है? तो अभी नए बने थे आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और प्रवीण से एक और नाम याद रखना, प्रवीण सूद का नाम। ये भी CBI डायरेक्टर बने थे। जबकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए रवनीत कौर। तो ये नाम न्यूज में थे, ये याद भी होने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट सारे नाम, इसलिए मैंने जान करके ऑप्शन में रखे ताकि आपका इसके थ्रू रिवीजन हो जाए। हम बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा राफेल नडाल। तो आप जानते हो भारत की दिग्गज IT कंपनी है इन्फोसिस, जिसने अभी टेनिस के स्टार प्लेयर हैं राफेल नडाल, इनको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और राफेल नडाल अगर पूछे भाई इनका संबंध तो टेनिस से आप सभी जानते हो, लेकिन किस देश के हैं ये? तो ये स्पेन के हैं, स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं। देखो इन्फोसिस की बात करते हैं, स्थापना होती है 1981 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और MD CEO हैं सलील पारेख। और चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अगस्त को। तो हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जाता है ताकि समाज में वृद्ध व्यक्तियों के योगदान की जागरूकता बढ़ाई जा सके। और देखो वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित एक और दिन मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वो हम 15 जून को मनाते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 अगस्त को। तो एक्चुअली में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, जो कि भारत के 6वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, और 20 अगस्त को ही उनका जन्मदिन होता है जिसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार यानी कि 20 अगस्त 2023 को उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? 79 नंबर की। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में महिला समानता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अगस्त को।
तो हर साल 26 अगस्त को वुमेन्स इक्वलिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो महिलाओं के लिए समान अधिकारों या यूं कहें कि जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता प्राप्त करने के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 26 अगस्त याद रखना। और इस बार की थीम है एम्ब्रेस इक्वलिटी। के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 हैं, कब तक पूरा करना है? 2030 तक, आप सबको पता है। प्रश्न मेरा यह है कि जेंडर इक्वलिटी ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताता है या बात करता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में? और चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जॉन वॉर्नेक का निधन हो गया। वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे? आंसर होगा अडोब। तो फोटोशॉप बनाने वाली कंपनी अडोब आप जानते ही होंगे, जिसके सह संस्थापक थे जॉन वर्नॉक, और अभी इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अडोब, अच्छा देखो, अडोब की स्थापना, ये इत्तेफाक ही कह सकते हैं, इनका भी डेथ हुआ 82 वर्ष की उम्र में, और अडोब की स्थापना 1982 में ही हुई थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएसए में है, और सीईओ शांतनु नारायण है। ये भारतीय मूल के हैं, तो ध्यान रखना ये। चलिए फिर बताइए, हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा बिंदेश्वर पाठक। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक। और कभी न कभी आपने जो सुलभ शौचालय होते हैं उनका इस्तेमाल जरूर किया होगा और भरपूर शांति मिली होगी आपको, तो उस शांति का श्रेय इन्हीं को जाता है, बिंदेश्वर पाठक को। अभी इनका निधन हो गया। आपको बता दूं 1991 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ये रह चुके हैं। 2016 में गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला था। उन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय की शुरुआत करके उन्होंने भारत को एक स्वच्छ स्थान बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। बिंदेश्वर पाठक इनका नाम है, नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में भारत के महान गणितज्ञ और प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक का निधन हो गया, नाम बताओ। आंसर होगा CR राव। तो CR राव ये भारत के महान गणितज्ञ और प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक थे, जिनका भी निधन हो गया। सांख्यिकी मतलब होता है स्टैटिस्टिक, और आपने इनका नाम अभी ज़रूर सुना होगा। अभी शायद अप्रैल की ही बात है, इन्हें सांख्यिकी में यानी कि स्टैटिस्टिक में 2022 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जिसे सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। और अभी 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। आपको बता दूं, इन्हें 1968 में पद्म भूषण मिला था, सन 2001 में पद्म विभूषण, और अभी 2023 में हमने पढ़ा कि अभी सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था। इनका नाम था CR राव, निधन हो गया इनका, याद रखना इंपॉर्टेंट नाम है ये। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बात कर रहे हैं यूनिवर्सल पेंशन योजना की, और अभी इसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुरू किया है। अब क्या है ये योजना? तो देखो, बांग्लादेश के जो नागरिक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, वो इस योजना में भाग ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे पेंशन मिलेगी क्या? तो पेंशन तो कब मिलती है? जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, और बुजुर्ग हम मानते हैं 60 साल के ऊपर वालों को। तो इन्होंने भी यही कहा है कि आपको पेंशन तो मिलेगी जब आप 60 साल को क्रॉस कर जाओगे। तो फिर आप कहोगे ये योजना फिर हमारे कैसे काम की हुई? अरे भैया, आपके काम की है, पहले पानी भरोगे तभी तो पियोगे। मतलब 60 साल तक, अगर आप 18 साल के ऊपर के हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, और अब आपको 60 साल तक किस्तें भरनी होगी, इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा कराना होगा। उसके बाद 60 साल के बाद आपको के रूप में पैसा मिलेगा। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है कौन? पुष्कर सिंह धामी। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए, जहां जाकर वे महिलाएं आसानी से अपने उत्पादों की बिक्री कर सके, मतलब उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा भारत सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के उत्पादों को बेचने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? ई-सरस पोर्टल। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ओणम फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो ओणम वैसे तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्व है ये,
पर विशेष रूप से केरल में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक इसे मनाया जाता है। इस साल 20 अगस्त को ये शुरू हुआ और इसके पहले दिन को अथम कहा जाता है और इसके 10वें दिन को थिरुओणम कहा जाता है। फिर बताइए कि अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। बात कर रहे हैं ब्रिक्स समिट 2023 की। इस बार ये इसका कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण है। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में 22 से लेकर 24 अगस्त तक। और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया। देखो पहले ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। पिछले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता चाइना के पास थी और उससे पहले 2021 में इंडिया के पास इसकी अध्यक्षता थी और इस बार साउथ अफ्रीका के पास है। साउथ अफ्रीका जो इसमें 2010 में शामिल हुआ था। आपको याद होगा ब्रिक्स सदस्य देशों ने 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉन्च किया था। तो प्रश्न बन जाता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चाइना में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th नंबर का मेंबर कौन सा बन रहा है? तो आंसर होगा मिस्र। और अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा दिल्मा रूसेफ। और बताओ भी ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए किसने आवेदन किया? तो आंसर होगा अल्जीरिया ने। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन आइरिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा यस बैंक। तो अभी यस बैंक ने आइरिस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसमें आपको बैंक की 100 से अधिक सेवाएं और सुविधाएं मिल सकेंगी, जैसे सेविंग अकाउंट आप खोल सकोगे, क्रेडिट कार्ड आपको लेना हो, लोन के लिए अप्लाई करना हो, किस्तें जमा करनी हो और कई तरह की सुविधाएं आपको मिलेगी। एक लाइन में याद रखो कि आइरिस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया किस बैंक ने? यस बैंक ने। जैसे अलग अलग बैंकों की अपनी अपनी एप्लीकेशन नहीं होती क्या? जैसे SBI बैंक की योनो एप्लीकेशन है, तो उसी तरह से है बस ये। देखो यस बैंक की बात करें, स्थापना 2004 में होती है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD CEO प्रशांत कुमार हैं और इसकी टैगलाइन जरूर याद रखना। अभी नई टैगलाइन आई है इसकी, लाइफ को बनाओ रिच। चलिए फिर बताइए, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा अस्मिता महिला लीग। तो हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। अभी उन्होंने कहा है कि अब से खेलो इंडिया वुमेन्स लीग को अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी। यहाँ पे अस्मिता का मतलब भी है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। तो यह पॉइंट ध्यान रखना। वैसे खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 2018 में। अच्छा अभी मैं आपको याद दिलाऊं तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 हुआ था इस साल के स्टार्टिंग में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसमें जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे था। और अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर मैस्कोट क्या था? आशा। और उसमें पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। उसी तरह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण हुआ था अभी उत्तर प्रदेश में, जिसमें शुभंकर मैस्कोट क्या था? जीतू, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को। और ये बारासिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है। और इसमें पहले स्थान पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। तो ये पॉइंट्स भी आप ज़रूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी गई, ये कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा धौलपुर करौली। तो अभी राजस्थान ने अपना 5वां बाघ अभ्यारण्य हासिल कर लिया है, क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर करौली रिजर्व को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। तो ये नया बाघ अभ्यारण्य 1058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो बूंदी में है। और ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व भी बना था। अच्छा आप मुझे बताओ, देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? जब तक एक बार मैं आपको राजस्थान के सारे टाइगर रिजर्व के बारे में रिवाइज करवाऊं, तो एक तो यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व मिलेगा, रणथंबोर टाइगर रिजर्व मिलेगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व हो गया, और ये रामगढ़ वाला 4था था, और ये धौलपुर करौली वाला 5वां होगा। और मैंने अभी आपसे पूछा था भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा था, जो कि उत्तर प्रदेश का 4था था। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और वैसे टाइगर डे हम कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। और अभी टाइगर्स पे रिपोर्ट आई है, जिसमें हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए तो उसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन है कितने, संख्याओं में कितने हैं? रिपोर्ट के अनुसार बात करें
तो 785 है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। ऐसे याद रखो, देखो टाइगर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, ये आपको याद है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक में, लेकिन अभी हाथियों पे रिपोर्ट आई थी, उसमें हमने देखा था सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में है। और किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर बताए गए, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कितने हैं, 260 हैं। और एवरेज टोटल कितने टाइगर है भारत में, तो 3682 हैं। ये रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना डेटा। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस फिल्म ने 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सरदार उधम। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 की बात कर रहे हैं। कौन सा संस्करण है, 69 नंबर का। सारी कैटेगरीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बेस्ट हिंदी फिल्म की बात की हमने क्वेश्चन में, तो आंसर होगा सरदार उधम। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन मिमी नाम की मूवी के लिए। 2 हैं इस बार बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म रॉकेटरी। प्रश्न में हमने पढ़ा बेस्ट हिंदी फिल्म जो सरदार उधम है, लेकिन बेस्ट फिल्म रॉकेटरी है जो आर माधवन की है। और बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे, निखिल महाजन। मराठी फिल्म है गोदावरी, उसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर चुना गया। अच्छा, ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, पहली बार कब दिए गए थे, 1954 में। फिर बताइए, अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नया पाठ्यक्रम ढांचा लॉन्च किया है, जिसके अनुसार साल में कितनी बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा 2 बार। ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी, ध्यान से सुनना। अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए नए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी, ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। अब जब आप सुनोगे कि बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी तो आपको लगेगा बढ़िया है, हमने तो पास कर ली, बच गए हम तो। लेकिन अब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा जो 11वीं 12वीं में 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते होंगे, तो उनका हो जाएगा दिमाग खराब। तो दिमाग खराब नहीं करना है, इससे देखो उनको ही फायदा है, बच्चों को फायदा है। इसमें क्या होगा, 2 बार एग्जाम का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम कराए जाएंगे। तो जो पहली बार बोर्ड के एग्जाम कराए जाएंगे ना, उसमें आप अपने 3 सब्जेक्ट तैयार कर लो कोई से भी, और उसकी परीक्षा दे लो आप। फिर दूसरी बार जब एग्जाम होंगे तो बचे हुए 3 सब्जेक्ट को आप तैयार कर लो, फिर उसकी परीक्षा दे लो। इससे आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ओवरऑल आप ही को फायदा है। इसके अलावा ये कहा गया, अब आपको 11वीं और 12वीं में 2 भाषाएं भी चुननी होंगी, जिनमें से कम एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। और ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप ही है। वैसे आप जानते ही हो, अब 10+2 फॉर्मेट की जगह 5+3+3+4 फॉर्मेट होगा। मतलब पहले 5 साल जो है इसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा पहली और दूसरी आएगी। अगले 3 साल के अंदर तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा आएगी। उसके बाद अगले 3 साल में 6ठी, 7वीं, 8वीं आएगी और लास्ट के 4 सालों में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं आएगी। वैसे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। दूसरा मध्य प्रदेश। और 2020 वाली ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पे आई थी, तो कस्तूरी रंगन समिति। फिर बताइए, ब्रिक्स ग्रुप्स में कितने नए देश शामिल होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। तो आंसर होगा इसका तो 6। अभी आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रिक्स समिट का आयोजन ये हुआ कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। कौन से नंबर की है, 15वें नंबर की। तो वहीं पे साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने 6 नए सदस्यों के शामिल होने का ऐलान किया। और वे 6 नए सदस्य देश कौन कौन से हैं, मिस्र यानी कि इजिप्ट, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। हम आगे बढ़े उससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अभी ईरान किस और संगठन का नया सदस्य देश बना था और 9वें नंबर का बना था, ये भी मैं आपको बता दूं। वैसे आगे मैं उत्तर दूंगा, लेकिन अगर आता है तो अभी पहले आप उत्तर दो। तो ये सभी जनवरी 2024 से आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे, तो इससे संगठन को और मजबूती मिलेगी। देखो, ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट संगठन है उनमें जो नवीनतम सदस्य देश बने हैं वो कौन कौन से हैं और कौन से नंबर के हैं। देखो, इसे हम ब्रिक्स अभी कहते हैं,
जिसमें 5 देश शामिल हैं, आपको बताए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ। लेकिन शुरुआत में सन 2000 में केवल 4 ही देश इसमें शामिल थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो सन 2009 में हुई थी। कहाँ पे? रशिया में। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था, फिर ये ब्रिक्स कहलाया। और हमने देखा 2023 में इसकी 15वीं समिट को होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका ही। इससे पहले इसकी समिट पिछले साल चाइना में हुई थी, उससे पिछले साल इंडिया में हुई थी। और ब्रिक्स देशों ने मिलकर के 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक को लॉन्च किया था। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई, चाइना में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का अभी नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना? 9th नंबर का बना था मिस्र, ये भी याद रखना। और ब्रिक्स बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बनी? तो आंसर होगा डिल्मा रूसेफ। तो ये तो चलिए फिर बताइए, हाल ही में द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा विपुल रिखी। तो गायक और लेखक है विपुल रिखी, जिन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है ड्रंक ऑन लव, द लाइफ, विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। बाकी निर्जा चौधरी हाउ पीएम डिसाइड नाम से बुक लिखी। ऋषि राज कारगिल एक यात्री की जुबानी नाम से बुक लिखी। और रंजीत प्रताप एज द व्हील टर्न्स नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर ये टॉप पर रहा है। और इंदौर का नाम आते ही तो आपको पता लगता है, आप जानते हो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछले 6 सालों से लगातार टॉप पर बना हुआ है इंदौर। और अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भी टॉप पे रहा इंदौर। पहले पे तो इंदौर हो गया, दूसरे पे कौन है? उत्तर प्रदेश का आगरा, तीसरे पे महाराष्ट्र का ठाणे और चौथे पे है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। फिर बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा अयोध्या। तो मंदिर संग्रहालय ये स्थापित होगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, टेम्पल म्यूजियम। मतलब इसमें देश भर के जितने भी बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनके इतिहास, वास्तुकला और उनके बारे में तमाम जानकारी आपको यहाँ पे मिल सकेगी। और संग्रहालय को 12 दीर्घाओं में विभाजित किया जाएगा। ये दीर्घाएं मंदिर के वैज्ञानिक और दार्शनिक पहलू के साथ ही गर्व और श्रद्धा की भावना भी जगाएंगी। अभी इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन जिसका नाम है लुपेक्स ये भेजेगा? तो आंसर होगा जाक्सा। जाक्सा ये जापान की स्पेस एजेंसी है, जैसे भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा है, रशिया की रॉसकॉस्मोस है, जापान की है जाक्सा। और लुपेक्स की फुल फॉर्म क्या होगी? लोनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो इसरो ये जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के साथ मिलकर के चंद्रमा पर अगला मिशन लॉन्च करेगा, इसका नाम ही है लुपेक्स। और कब लॉन्च करेंगे? तो अभी शेड्यूल्ड किया गया है इसे 2025 में, अभी तो 2025 में बोला है। और इसका उद्देश्य क्या है? चांद के ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि पोल्स पर रिसर्च करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और देखो, जब भी स्पेस की बात आएगी तो हम चंद्रयान 3 की बात जरूर करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें। और अब ये मान के चलना, आपके आने वाले एग्जाम में चंद्रयान 3 से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा।